आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ डरावनी नहीं है, वो एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं अब भी हर रात अपनी सांसों में महसूस करता हूँ। एक ऐसा सच जिसे मैं जितना भूलना चाहता हूँ उतना ही वो मेरे जहन में गहरा होता जाता है। ये कहानी उस यात्रा की है जब मैं और मेरे 4 दोस्त राहुल, कबीर, जोया और मार्टिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए कनाडा के सबसे दूर दराज और ठंडे इलाके में गए थे, जिसे डेड रूट ट्रेल कहा जाता है, जहां आदिवासी कहानियां कहती हैं कि एक प्राचीन शापित आत्मा रहती है जिसे वेंडिगो कहते हैं। लेकिन हम जैसे शहर के लोग इन बातों को फोकलोर या मिथ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शुरुआत में सब ठीक था। हम बर्फीली वादियों के बीच कैमरा लेकर एडवेंचर के मूड में जंगल के अंदर घुसे जा रहे थे। लेकिन तीसरे दिन के बाद मौसम अचानक बदलने लगा। सूरज दिखना बंद हुआ, सर्दी इतनी बढ़ गई कि सांसें जमने लगीं और हमारे जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, जैसे पूरा जंगल ही एक ब्लैक होल बन चुका था। उस रात कुछ हुआ जो मेरी रूह को आज भी कंपा देता है। जोया, जो मेरे सबसे करीब थी, रात को अचानक उठकर बर्फ में नंगे पांव दूर चल पड़ी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा ऐसा था जैसे किसी और की आत्मा उसमें समा गई हो। और जब हम सब भागते हुए उसके पीछे पहुंचे तो देखा कि वो एक पुराने झोपड़े के सामने खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर खून से कुछ लिखा था, ही इज ऑलवेज हंग्री। और तब पहली बार मुझे वो दिखा। लंबा, हड्डियों की तरह पतला शरीर, खाल से बाहर निकली पसलियां, और वो आंखें पीली, लेकिन उनमें सिर्फ भूख नहीं, नफरत और दर्द का सैलाब था। हम सब वहां से भागे, लेकिन तभी मार्टिन की चीख सुनाई दी, और जब हम मुड़े उसका आधा शरीर झोपड़ी के भीतर खींचा जा चुका था। और आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी उसकी उंगलियां जो बर्फ में सरकती जा रही थीं, जैसे कोई मदद की भीख मांग रहा हो। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह राहुल गुम था और कबीर का चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। हम दोनों बच गए थे, लेकिन जंगल अब हमारा पीछा कर रहा था। हर दिशा में वही पेड़, वही झुर्रियां, और हर पेड़ की छाल पर खुदा हुआ एक शब्द, वेंडिगो। कबीर बड़बड़ाने लगा था, हमें खा ले, हमें खा ले। और फिर उसने अपने चाकू से अपना कंधा काट लिया। मैंने उसकी चीख सुनी, लेकिन मैं अब खुद शून्य में जा चुका था। आखिरी रात जब बर्फ गिर रही थी, मैंने एक लकड़ी की झोंपड़ी में शरण ली। वो शायद आदिवासियों की थी, लेकिन वहां दीवारों पर खून से एक कहानी लिखी थी, जो इसे देख ले वो फिर इंसान नहीं रहता। और आईने में मैंने खुद को देखा। मेरी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले हुआ करती थीं। मेरी सांसें भारी थीं और मेरे नाखूनों के नीचे खून जम चुका था, पर मुझे याद नहीं था वो किसका था। कुछ दिनों बाद मुझे एक बचाव टीम ने वहां से निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मैं 3 दिन बर्फ में नंगे पांव चला था, बिना कुछ खाए, और फिर भी जिंदा था। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी सांसें कुछ देर के लिए बंद हो चुकी थीं, लेकिन फिर अचानक दोबारा चल पड़ीं, जैसे किसी और आत्मा ने मेरे अंदर जगह ले ली हो। तब से आज तक मैं हर रात सुनता हूँ पेड़ों की फुसफुसाहट, बर्फ में चलती नंगे पैरों की आहट, और एक आवाज जो कहती है, अब तू मेरी तरह भूखा है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं अब, लेकिन जब मैं आईने में देखता हूं तो कभी कभी मेरी आंखें पीली चमकने लगती हैं। शायद वेंडिगो मरता नहीं, वो बस एक शरीर से दूसरे में चला जाता है। आज की ये दूसरी कहानी एक ऐसे डर की दहलीज पर ले जाएगी जहां इंसानियत खत्म होती है और भूख शुरू होती है। एक ऐसी भूख जिसे मिटाने के लिए आत्मा को छोड़ना पड़ता है अपना इंसानी रूप। ये कहानी है जॉन एलिस की, जो अमेरिका के उत्तरी मिनेसोटा में एक शोध परियोजना पर गए थे सर्दियों के मौसम में, जब तापमान -30 से नीचे चला जाता है और पूरा जंगल बर्फ की चादर ओढ़े खामोश होता है, जैसे वहां कभी जीवन था ही नहीं। जॉन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे जो इंडिजिनस ट्राइब्स के लुप्त हो रहे रीति रिवाजों पर काम कर रहे थे, और वेंडिगो का जिक्र उन्हें एक पुरानी किताब में मिला।
एक आदिवासी किंवदंती, एक ऐसी राक्षसी आत्मा जो ठंड और भूख में जन्म लेती है और इंसान के भीतर से इंसानियत को नोच लेती है। जॉन इसे एक फोक टेल समझकर अपने कैमरा, रिकॉर्डर और थर्मल सूट्स के साथ निकल पड़े उस जंगल की ओर जहां वेंडिगो को आखिरी बार एक शिकारी ने देखा था 1978 में, और तब से वो भी गायब हो गया। पहले 3 दिन सब सामान्य थे। उन्होंने जंगल में कैंप लगाया, स्थानीय लोगों से बात की, जिनमें से कई वेंडिगो का नाम सुनते ही घर के अंदर भाग जाते थे और दरवाजे पर लाल मिट्टी से कोई प्रतीक बना देते थे, जैसे किसी से रक्षा कर रहे हों। लेकिन चौथे दिन से हवा बदलने लगी। रात को रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो जाते थे। टेंट के बाहर बर्फ में भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, और सबसे खौफनाक बात, कैमरा हर सुबह एक फुटेज रिकॉर्ड कर चुका होता था जिसमें कोई छाया दूर से टेंट को देखती हुई नजर आती थी और फिर गायब हो जाती थी। जॉन ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उन्होंने बर्फ पर पैरों के निशान देखे, लंबे, खुरों जैसे, इंसान से बड़े, मगर जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था। फिर एक रात जॉन को ठंड के बीच एक आवाज़ सुनाई दी, उसकी अपनी माँ की आवाज़ जो सालों पहले मर चुकी थी। वो आवाज़ टेंट के बाहर से आ रही थी। जॉन, बाहर आओ बेटा, मुझे कुछ दिखाना है। और जैसे ही जॉन बाहर निकले, उन्हें एक झलक दिखी। लंबी हड्डियों से बना कंकाल जैसा शरीर, जिसकी आंखें काली थीं और शरीर से भाप निकल रही थी, जैसे ठंड भी उससे डरती हो। जॉन भागे, लेकिन फिर बर्फ में गिर पड़े और उनकी चेतना धुंधली हो गई। जब उन्हें होश आया, वो एक गुफा के अंदर थे जहां दीवारों पर खून से चित्र बने थे। वेंडिगो इंसानों को नहीं मारता, वो उन्हें बदलता है। उसने देखा कि एक शख्स दीवार से बंधा था और उसकी त्वचा धीरे धीरे खिंचकर झूल रही थी, लेकिन वो जिंदा था। तभी गुफा के कोने से कुछ निकला। वही प्राणी जिसकी खाल नहीं थी, आंखें खोखली थीं, और जब उसने मुंह खोला तो उससे न शेर की दहाड़ निकली, न इंसानी चीख, बल्कि ऐसा शोर जो जॉन के कानों से खून बहाने लगा। वो वेंडिगो नहीं था, वो खुद वेंडिगो बना हुआ कोई इंसान था, शायद वही शिकारी जो 1978 में गायब हुआ था। वो बोला, भूख कभी खत्म नहीं होती, तुम भी बनोगे मेरे जैसे, बहुत जल्द। और फिर अंधेरा। कई दिनों बाद एक खोजी टीम को जॉन जंगल के बाहर बेहोश मिला। पैर फ्रॉस्टबाइट से काले पड़ चुके थे, मुंह पर खून जमा हुआ था और वो लगातार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, माँ बुला रही है, माँ जंगल में है। डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिमाग डैमेज हो चुका है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें कोई भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे उसके डीएनए में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जो किसी भी इंसान में पहले कभी नहीं देखा गया, और उसकी आंखों में हर 2 हफ्ते में पीली रोशनी चमकने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे वेंडिगो की किंवदंतियों में बताया गया है। अब जॉन एक साइक्रियाट्रिक सेंटर में है, लेकिन जो नर्स उसका इलाज करती है, उसने एक बार कहा, रात को उसकी आवाज़ बदल जाती है, वो अजीब सी भूख के बारे में बात करता है, और जब मैं उसे सुलाने जाती हूँ, मुझे लगता है कोई और भी उस कमरे में है जो सांस लेता है मगर दिखता नहीं।